विजय तिलक विजय तिलक विजय तिलक विजय तिलक विजय तिलक विजय तिलक विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी सियासी खबर के साथ। अखिलेश यादव से मिले हैं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत के साथ उनके विधायक भी मौजूद थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सपा अपने विधायकों की बैठक कर रही थी, वहीं आरएलडी चीफ भी विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। और अखिलेश यादव से मिले हैं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के साथ उनके विधायक भी मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, की जो मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अवधेश, मुलाकात अभी चल ही रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर दोनों उनके विधायक भी थे जयंत चौधरी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल से जीते हुए, और समाजवादी पार्टी के भी कुछ बड़े नेता, जिसमें जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी नंदा भी बैठे हुए हैं वहां पर। तो अभी मुलाकात चल रही है और जैसा हमने सुबह ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि आज जयंत भी मीटिंग करेंगे अपने विधायकों के साथ और अखिलेश यादव भी मीटिंग करेंगे। दोनों की मीटिंग सुबह हो चुकी है। उसके बाद ये तय था कि वो मिलेंगे, लेकिन मिलने की जगह तय नहीं थी। ये माना जा रहा था कि वो आवास जाएंगे, वहां पर मुलाकात होगी अखिलेश यादव से, लेकिन वो सपा मुख्यालय में आ गए हैं। अभी अंदर दोनों की मुलाकात चल रही है। और अभी आज की जो बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसमें अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं चुना गया है, क्योंकि जब तक गठबंधन वाले सभी दलों की बैठक नहीं हो जाएगी, जब तक उनकी सहमति नहीं मिलेगी, सारे विधायक की रजामंदी नहीं होगी, तब तक इस पर तो फैसला नहीं लिया ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप बता देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जयंत चौधरी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन विवेक, एक सवाल और भी जो आज उठा शिवपाल यादव को लेकर, ये नरेश उत्तम पटेल कह रहे थे कि 28 तारीख को सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी। जब उनसे पूछा गया कि शिवपाल को आपने नहीं बुलाया, और उस जवाब के कुछ ही देर के बाद जयंत चौधरी से मुलाकात हो गई। तो ये लग रहा है क्या कि कुछ तो गड़बड़ फिर से हो गई है? छिपाने दबाने की कोशिशें की जा रही, लेकिन वो छिप नहीं पा रहा है। आपका आकलन बिल्कुल सही है अवधेश, क्योंकि गठबंधन में भी दरार आ गई है और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अलग अलग राग अलापने लगे हैं। चाहे वो शिवपाल यादव का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, या फिर केशव देव मौर्य की महान दल हो, या फिर रालोद के भी जो गठबंधन में प्रमुख दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुके हैं और तमाम आरोप लगाए उन्होंने। टिकट बेचने के भी आरोप लगाए। तो समाजवादी पार्टी ने जिन जिन दलों से गठबंधन किया है वो बिखरता हुआ सा नजर आ रहा है। हार के बाद सभी अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। उसमें शिवपाल सिंह यादव जो प्रमुख चेहरा है समाजवादी पार्टी के रहे लंबे समय तक, जब तक वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो उनके खास दायां हाथ माने जाते थे और उनको प्रमुख विभाग भी दिए गए थे। लेकिन जब से पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली है, तब से शिवपाल सिंह यादव हाशिए पर हैं और उपेक्षित हैं, और अपनी उपेक्षा कई बार वो सार्वजनिक मंचों पर जाहिर भी कर चुके हैं। और आज उनको नहीं बुलाया गया बैठक में। जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, नरेश उत्तम पटेल से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो सहयोगी दल के हैं इसलिए उनकी बैठक 28 को होगी। लेकिन इधर ठीक बैठक के बाद जयंत चौधरी का आना, ये तमाम संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये जो जयंत की पार्टी से बिखराव हुआ है, जो उनके दल के लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, इसी तरह समाजवादी पार्टी में भी टूटन की स्थिति आ गई है। और अगर हम थोड़ा सा पिछला इतिहास देखेंगे, पिछला जो 5 साल हुए चुनाव में 2017 में, अगर उसको देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का भी बिखराव हुआ था। और अब पार्टी का बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे की राह क्या होती है और कैसी बनती है। धन्यवाद विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो जयंत चौधरी के साथ हमारे सहयोगी ने बातचीत की है और जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ कमियां तो रही, नहीं तो सत्ता में होते। हालांकि अब वो विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उसे निभाएंगे। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। आप अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे लगातार। वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है? कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते। लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले। बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता, और नौजवान निकल के आया
अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहा। ये आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे, और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी, और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चुनाव में जीत हासिल कर सरकार नहीं बना पाने का दर्द न केवल समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी को है और जयंत हार पर मंथन की बात कर रहे हैं, बल्कि उनसे पहले सपा के साथ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य भी हार पर मंथन की बात कह चुके हैं कि हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह गई, हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर पर विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे, और इस बैठक में अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मैनपुरी करहल सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते, और इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था, और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों, या हमारे छड़ी से लड़े हों, या लिफाफा से लड़े हों, या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है, और उसमें वो सभी लोग आएंगे। शिवपाल यादव को नहीं बुलाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई आई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शिवपाल पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सिर्फ सपा के विधायकों को ही बुलाया था, सहयोगी दलों की 28 मार्च को बैठक होगी। शिवपाल सहित सभी सहयोगी दलों को 28 तारीख को बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने अपनी बात को रखा था कि उन्हें सूचना नहीं है, ऐसे में वो जाएंगे नहीं, और जाना ठीक भी नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछा गया नरेश उत्तम पटेल से, तो उन्होंने कहा कि आज की बैठक में केवल सपा के विधायकों को बुलाया गया था, सहयोगी दलों की 28 मार्च को बैठक होगी, और शिवपाल सहित सभी सहयोगी दलों को 28 तारीख को बुलाया गया है। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही
चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से है। शपथ लेते ही एक्शन में है योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को अमली जावा पहनाने पर बातचीत हुई। कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अधिकारी समय के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करें। 100 दिन, 6 महीने, 1 साल और 5 साल के हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए कि किस वक्त में कितना काम होगा और कैसे होगा। हर विभाग को आधे आधे घंटे का प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया है। बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र पर भी चर्चा हुई। पिछले कार्यकाल से भी बेहतर इस कार्यकाल में काम करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने विश्वास जताया, उस पर खरा उतरना है। सीएम के निर्देश हैं कि फाइलों को लटकाया न जाए और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो महत्वपूर्ण बैठक हुई और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रेजेंटेशन तैयार करें और जो भी संकल्प पत्र में बातें कही गई हैं उसको पूरा करने पर तेजी से काम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर राज्य के लोगों को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने फ्री राशन योजना को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है और अब यूपी के लोगों को जून 2022 तक फ्री राशन का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिए जाते हैं। साथ ही नमक, तेल और दाल भी इसमें शामिल है। चुनाव खत्म होने के साथ ही इस योजना की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद थी और आज योगी कैबिनेट ने इस पर फैसला ले लिया है। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। हम इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ी बात यह है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो
उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए इससे 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखना है। कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन की अवधि 3 महीने तक और बढ़ाए जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे मुफ्त में राशन मिल। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर जेपीएस राठौर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और जो जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने उन्हें दी है उसे वो बखूबी निभाएंगे। जेपीएस राठौर से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी। प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जेपीएस जी, मंत्रिमंडल में आप शामिल किए गए हैं, बधाई हो आपको। ऐसा है कि मुझको जो दायित्व दिया है पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और माननीय सुनील बंसल जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की इतनी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की प्रयास करूँगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता जन कल्याण। जेपीएस राठौर बता रहे हैं साफ तौर पर कहते हुए कि जन कल्याण की नीतियों को लेकर के वो काम करेंगे, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता के हित की बात करने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से जन कल्याण की नीतियों को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, विधायी और संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। सत्र के दौरान विधायी और संसदीय कार्यों का दायित्व निभाएंगे प्रेमचंद अग्रवाल। 29 मार्च से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, तो ये इस बीच बड़ी खबर है। प्रेमचंद अग्रवाल को विधायी और संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो संसदीय कार्यों की एक बड़ी भूमिका होती है इस सत्र के दौरान। पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, प्रेमचंद अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अनुभव तो उनको है ही है विधानसभा के कार्यप्रणाली का। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि 29 तारीख से उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले जो संसदीय और विधायी कार्य हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी प्रेमचंद अग्रवाल को दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से ये जिम्मेदारी उनको अभी फिलहाल सत्र के दौरान संभालने के लिए दिया गया है, क्योंकि देखिए अभी पूरी तरह से देखा जाए तो शपथ ग्रहण के बाद अभी तक जो मंत्रियों में है वो विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और विभागों के बंटवारे से पहले संसदीय कार्य के रूप में उन्हें दायित्व देना ये भी कार्य कर रहा है कि आने वाले वक्त में भी उन्हें ये दायित्व दिया जा सकता है संसदीय कार्य, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के नाते उन्हें इस बात का ज्ञान है, जानकारी है कि किस तरह से जो विधायी और संसदीय कार्य होते हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। तो विधानसभा के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल सभी सवालों का विपक्ष के वो अंदर देने जा रहे हैं। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।